Hello, my dear student. Very good morning to all of you. Today I am starting your second book of economics. The name of your second book is Indian Economic Development. What is the name of your second book? Indian Economic Development. It is also the Sandeep Garg's book. There is a one bundle, Macroeconomics and Indian Economic Development. In macroeconomics, I have taught you 2 units, 6 chapters totally, and now I am starting your second book, Indian Economic Development. It is totally theory subject. The first lesson of this book is Indian Economy on the Eve of Independence. इस बुक को पढ़ने का, इस बुक को समझने के पीछे हमारा पर्पस ये है कि आप अपने देश की, इंडिया की इकोनॉमी से फैमिलराइज हों, उसको जाने पहचाने कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, आज हमारी इकोनॉमी कैसी है, आज जो शेप लिया इकोनॉमी में, पर पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश को आज़ादी मिलने से पहले बहुत अलग इकोनॉमी थी हमारी कंट्री की। तो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए, इकोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए हम इस बुक को पढ़ेंगे। तो पहले आज़ादी की, जब हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, उसके पहले हमारी देश की क्या स्थिति थी, कि ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल कहाँ से शुरू हुआ, यानी अंग्रेज़ सरकार ने कब से कदम हमारे देश में रखे, कि द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। अंग्रेज़ सरकार ने देश के इतिहास को ही बदल के रख दिया। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, तब से अंग्रेज़ों ने भारत में कदम रखा। बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल का बेसिक पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था मेन उनका? अंग्रेज़ों का भारत में आने के पीछे एक मेन उद्देश्य था कि भारत उस समय खूब अच्छा संपदाओं से, प्रॉपर्टी से भरा हुआ था, देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों का पर्पस था कि वो इंडिया से रिसोर्सेज को ले जाएं और उससे अपने देश को डेवलप करें। वो यहाँ की प्रॉपर्टी को अपने देश की भलाई के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते थे। कि देखो लिखा है, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। यानी ब्रिटिश इकोनॉमी को फलने फूलने के लिए साधन कहाँ से मिल जाते थे? इंडिया से। यानी यहाँ की चीज़ों को इंडिया से ले जाकर ब्रिटेन में भेज दिया जाता था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली, यानी अंग्रेज़ों ने भारत की संपदा को, रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह से यूज़ किया और भारत को बहुत गरीबी की स्थिति में ले आए। यानी रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जाते, उससे प्रोडक्शन बनता ब्रिटेन में, और वहाँ का बना हुआ महंगा प्रोडक्शन खरीदने के लिए मजबूर किया जाता इंडियंस को। यानी रॉ मटेरियल भी हमारा, मार्केट भी हमारा, फिर भी चीज़ें हम ही को महंगी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन करने वाले कौन थे? हमारे लोग नहीं थे, वो कौन थे? ब्रिटिश थे। इसलिए लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, पेज नंबर 1.2, कि अंग्रेज़ों के शासन में हमारे देश का बहुत लो लेवल रहा। अंग्रेज़ों से पहले हमारा देश बहुत अच्छा था। देखो लिखा है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे, इंडियन इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स, कि यानी जब अंग्रेज़ भारत में नहीं आए थे तब हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी थी, कि प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, संपदा से, धन से परिपूर्ण थी। इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। कि इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलियंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, हम आत्मनिर्भर थे, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं थे, बल्कि अपना सामान हम दूसरों को बेच सकते थे, इतनी अच्छी कंडीशन थी। अग्रेरियन इकोनॉमी, ये जो अग्रेरियन वर्ड बनता है, कैसे बनता है? एग्रीकल्चर से। यानी हमारे देश में खेती इतनी अच्छी होती थी, हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड थी, यहाँ पर दूसरे उद्योग धंधे इतने नहीं थे। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था? खेती करना। यानी उस समय इंडिया में 2/3, यानी देश का 2/3 भाग खेती में लगा हुआ था। और वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, कि यहाँ पर बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट का सामान बनता था। इंडिया वॉज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क। यानी देखो क्या क्या था हैंडीक्राफ्ट का? कॉटन, कपड़ा अच्छा बनता था, सिल्क टेक्सटाइल थी, मेटल, प्रेसियस स्टोन्स, वर्क्स एट्सेट्रा, ये सब कुछ बहुत अच्छा होता था।
Handicraft products enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used in the high standard of craftsmanship, कि हमारे क्राफ्टमैन बहुत अच्छी चीज़ें उस समय हमारे यहाँ की मेटल से बनाते थे, तो उसके डिमांड भी वर्ल्ड वाइड थे, यानी पूरी तरह से हम सेल्फ रिलियंट यानी आत्मनिर्भर थे। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और बाद में ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पदार्पण यानी आने के साथ ही यहाँ के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई एंड वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिससे ब्रिटेन का और ब्रिटिशर्स का ही भला हो। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, उनको इंडिया से या इंडिया के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था, यहाँ की इकोनॉमी को उनने पूरी तरह से निचोड़ लिया अपने फ़ायदे के लिए। देयर पॉलिसीज़ ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उनने हमारे देश पर धीरे धीरे रूल करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया और इंडियन इकोनॉमी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगे। दे ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्री इनटू ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, उन्होंने हमारी कंट्री को एक सप्लायर के रूप में यूज़ किया। रॉ मटेरियल यहाँ से सप्लाई होता ब्रिटेन में प्रोडक्शन बनता और प्रोड्यूस्ड गुड वापस से बेचने के लिए इंडिया में आ जाते हैं, यहाँ महंगा बेचते हैं, यानी हमारा ही रॉ मटेरियल होते हुए भी हमको वो चीज़ें महंगी पड़ती, मार्केट भी हमारा, मटेरियल भी हमारा, फिर भी हमें नहीं मिल पाता। एंड कस्टमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, कि हमारे देश में नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम क्यों कम थी। देश की नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने कोई भी प्रयास नहीं किए, कोई अटेम्प्ट नहीं किए जिससे हमारे देश की इनकम बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े। उस समय के जो इम्पोर्टेंट लोग थे या फेमस लोग थे जैसे दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडली शिराज, वी के आर राव, आर.सी. देसाई, इन लोगों ने बहुत प्रयास भी किया, लेकिन इन सब के प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ कि कोई नेशनल इनकम नहीं बढ़ी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े होने लगे, डिस्प्यूट्स होने लगे। However, estimates of Dr. Rao on national and per capita income were considered very significant. Most of the studies revealed that countries' growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. यानी उस समय जो हमारी ग्रोथ थी 2% से भी कम थी, नेशनल इनकम की ग्रोथ 2% से भी कम थी और पर कैपिटा इनकम तो 0.5% थी, यानी कि कोई बढ़त नहीं हो रही थी।